नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। चीन और पाकिस्तान की चालाकी पर भारत का करारा जवाब। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जयशंकर ने शहबाज को रगड़ा, अब रूस जाकर जिनपिंग को सुनाएंगे मोदी, पुतिन भी चुपचाप देखेंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कनाडा हो या कोई और देश, भारत खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा, कईयों की संपत्ति जब्त। खबर में आगे जिक्र होगा कि ट्रूडो को झटका, अमेरिका ने भारत की हाँ में हाँ मिलाई, कहा पन्नू मामले में जांच से संतुष्ट। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि यूपी में मुफ्त गैस सिलेंडर बंटना शुरू, योगी सरकार ने 1,86,00,000 परिवारों के लिए आवंटित किया 1890 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। चीन और पाकिस्तान की चालाकी पर भारत ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। किसी के भी बयान के बावजूद ये रुख कभी नहीं बदलेगा। विदेश मंत्रालय का ये जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा जारी संयुक्त बयान के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत कश्मीर मुद्दे के समाधान का आह्वान किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर आप हमारा रुख जानते हैं, कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में जयशंकर ने शहबाज को रगड़ा, अब रूस जाकर जिनपिंग को सुनाएंगे मोदी, पुतिन भी चुपचाप देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जाकर जयशंकर ने शहबाज शरीफ को खूब रगड़ा, आतंकवाद पर जो ना कहना था इशारों में खूब सुनाया। अब सुनने की बारी चीन की है। पीएम मोदी अब रूस जाकर शी जिनपिंग को खूब सुनाएंगे। तुर्रा यह है कि पुतिन भी सामने रहेंगे मगर चुपचाप देखते ही रह जाएंगे। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे के बाद अब पीएम मोदी रूस जा रहे हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस जा रहे हैं। पीएम मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूस दौरे पर रहेंगे और खुद व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को ब्रिक्स समिट के लिए न्योता दिया है। विदेश मंत्रालय ने कन्फर्म किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस जाएंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22-23 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी अपनी रूस यात्रा के दौरान ब्रिक्स समिट को संबोधित करेंगे और इस समिट में ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। चीन की ओर से जिनपिंग भी होंगे। पीएम मोदी चीन को उसकी साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर घेरेंगे और खूब सुनाएंगे। चीन जिस तरह से पड़ोसियों को आंख दिखाता है और भारत को घेरने की कोशिश करता है, ऐसे में पीएम मोदी ब्रिक्स के मंच को उसकी पोल खोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कनाडा हो या कोई और देश, भारत खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा, कईयों की संपत्ति जब्त। जहां दोस्तों, कनाडा में बैठे हैं खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भारत सरकार लगातार कनाडा सरकार को सबूत देती रही है, लेकिन कनाडा सरकार उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं कनाडा के पीएम भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि कनाडा सरकार की तरफ से भारत सरकार को ऐसे कोई सबूत या तथ्य नहीं दिए गए जिसके आधार पर उनके आरोपों को सही माना जा सके। इस सब के बीच यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार और जांच एजेंसी अपने अपने स्तर पर कनाडा और दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार कूटनीतिक माध्यम से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार दबाव बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी NIA देश में इन खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क पर वार कर रही है। सूत्र के मुताबिक NIA पिछले कुछ समय से लगातार इन आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही इन आतंकियों के भारत में मौजूद मददगार और उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की भी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियां ये कार्रवाई सीधे तौर पर कानून और अदालत के आदेश के आधार पर कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रूडो को झटका, अमेरिका ने भारत की हाँ में हाँ मिलाई, कहा पन्नू मामले में जांच से हैं संतुष्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि कनाडाई अमेरिकी नागरिक व खालिस्तान समर्थक गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में अमेरिका से मिली सूचना के आधार पर एक सरकारी अधिकारी को निष्कासित कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत की तरफ से यह पुष्टि तब आई है जब पन्नू की हत्या की साजिश रचने संबंधी आरोपी की जांच के लिए भारतीय जांच दल के 2 अधिकारी अमेरिका में हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने भी एक दिन पहले कहा था कि एक भारतीय अधिकारी का निष्कासन हुआ है। गुरुवार को भी अमेरिका ने कहा है कि उक्त जांच के मामले में भारत से पूरा सहयोग मिल रहा है और हमें इससे संतुष्टि है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में मुफ्त गैस सिलेंडर बंटना शुरू, योगी सरकार ने 1,86,00,000 परिवारों के लिए आवंटित किए 1890 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही
है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के मौके पर राज्य के 1,86,00,000 परिवारों के लिए मुफ्त गैस रसोई सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया है। योगी सरकार की तरफ से गुरुवार को ये जानकारी एक बयान में जानकारी दी गई। बताया गया कि योगी सरकार ने 1890 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य सरकार ने पिछले साल 85 लाख से अधिक महिलाओं सहित 1,85,00,000 परिवारों को मुफ्त गैस रसोई सिलेंडर वितरित किए थे। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली के त्योहारों के दौरान राज्य में 2 साल से मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार हर लाभार्थी को 300 रुपये की सब्सिडी देती है, जबकि राज्य सरकार बाकी छूट को वहन करती है। भाजपा सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान होली दिवाली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर बांटने का वादा किया था और इसी के तहत सरकार बनने पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार, आशियानों पर चलेगा बुलडोजर, लाल निशान लगाए जाने से हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराजगंज में बवाल के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पहले से ही अतिक्रमण चिन्हित किए जा चुके हैं। गुरुवार को राजस्व व लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि इस मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से भी बच रहे हैं। हालांकि बवाल के मुख्य आरोपी समेत 30-40 मकान अवैध अतिक्रमण हटने के नाम की जाने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर कुछ दिन पूर्व महसी के विभिन्न कस्बों में चौक चौराहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। महाराजगंज कस्बे में सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण का चिन्हांकन कर निशाना लगाया जा चुका है। प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल के बाद एक बार फिर कस्बे में अभियान चलाने के आसार दिखाई देने लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत से व्यापार पर प्रतिबंध लगाना मूर्खता, कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ की ट्रूडो को नसीहत। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जो एडम जॉर्ज ने पीएम जस्टिन ट्रूडो को नसीहत दी है। भारत पर लगाए गए आरोप से पीछे हटने के बाद व्यापार प्रबंधों को लेकर चल रही चर्चा पर जॉर्ज ने कहा कि मुझे लगता है कि इसे लेकर दोनों देशों को इंतजार करना चाहिए था। किसी भी पक्ष की ओर से कुछ ऐसा करने का प्रयास करना मूर्खता होगी, क्योंकि अंततः उन्हें पछताना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कनाडा के लिए प्रवासी भारतीय काफ़ी अहमियत रखते हैं। वहीं कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और प्रवासियों से बड़ा राजस्व मिलता है। उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ भी मूर्खतापूर्ण न करना कनाडा के हित में होगा। मैं जानता हूं कि कनाडा की ओर से प्रतिबंधों के बारे में बात हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इमरजेंसी के 50 साल पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति, एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बीजेपी का तगड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी ने आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस को घेरने के लिए खास प्लान तैयार किया है। पार्टी कांग्रेस को टारगेट करने के लिए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी। चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में कांग्रेस पर जमकर अटैक किया और उन्होंने कहा कि उनकी सोच बांटो और राज करो की है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत सरकार की नई सौगात, अब महिलाओं को पीएम सिलाई मशीन योजना से मिलेगी सिलाई मशीनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा देश की आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री निःशुल्क सिलाई मशीन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें दी जा रही हैं, ताकि वो अपने घर से ही रोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। ये योजना उन महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाई गई है जिन्हें घर से बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन वो अपनी आजीविका का साधन खोजना चाहती हैं। पीएम सिलाई मशीन योजना 2024 के तहत केंद्र सरकार देश भर में गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध करवा रही है। ये योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। महिलाएं सिलाई का काम सीखकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिवाली से पहले पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, 20 अक्टूबर को वाराणसी को मिलेंगे 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस संबंध में वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी पूरी हो गई है। उनका
दौरा दोपहर में होगा और लगभग 6-7 घंटे तक चलेगा। इस दौरान वो वाराणसी में 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 611 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में शंकर हॉस्पिटल और सिविल एविएशन के एयरपोर्ट शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 महीने में दूसरी बार रूस जाएंगे पीएम मोदी। पुतिन सहित कई देशों के प्रमुख से होगी मुलाकात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए 23 से 24 अक्टूबर तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ताइवान में फिर घुसे चीन के 20 विमान और 8 नौसैनिक जहाज। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीन लगातार ताइवान में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। गुरुवार सुबह एक बार फिर चीन के 20 विमानों और 8 नौसैनिक जहाज़ों ने ताइवान में प्रवेश किया। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वो लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है, साथ ही सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 20 विमानों और 8 नौसैनिक जहाज़ों ने ताइवान की सीमा में प्रवेश किया। 20 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के मध्य और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश किया। इसे लेकर राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने बयान के साथ ही घुसपैठ किए गए वाले स्थान का मानचित्र साझा किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, साथ ही हमने भी घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को तैनात किया है। दरअसल चीन ने पिछले दिनों ताइवान के सीमावर्ती इलाके में सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसके चलते बार बार चीन के विमान ताइवान की सीमा में घुस रहे हैं। गौरतलब है कि ताइवान के आसपास चीन की सैन्य उपस्थिति हाल के वर्षों में काफ़ी बढ़ गई है। द्वीप के आसपास लगातार उड़ानें और नौसैनिक युद्ध अभ्यास होते रहते हैं। आए दिन ताइवानी मंत्रालय इसकी जानकारी देता रहता है। बीजिंग ने ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल का प्रयोग करने से इनकार नहीं किया है। वो लगातार ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बहराइच में 4 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल। पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील। कहा गलत सूचना फैलाया तो होगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रविवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से बंद इंटरनेट सेवा 4 दिन बाद बृहस्पतिवार को बहाल कर दी गई और पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। जिला पुलिस ने गलत सूचना, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। स्थानीय अधिकारी हिंसा प्रभावित महाराजगंज कस्बे में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं और निवासियों से सांप्रदायिक सद्भाव को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक महाराजगंज बाजार में कुछ एक दुकानों ही खुली हुई थी। रविवार को बहराइच में दुर्गा पूजा के मौके पर मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़कने पर गोली लगने से 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी और पथराव तथा गोलीबारी में करीब 6 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद तोड़फोड़ और आगजनी की गई। भीड़ ने घरों, दुकानों, शोरूम, अस्पतालों, वाहनों आदि में आग लगा दी, जिसके बाद बहराइच पुलिस ने कई अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने इलाके में छापेमारी कर अब तक 55 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बृहस्पतिवार सुबह इंटरनेट सेवा बहाल होने के साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने एक वीडियो संदेश और लिखित अपील जारी करते हुए कहा कि महाराजगंज में 13 अक्टूबर को हुई घटना के संबंध में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। मृतक को करंट लगने, तलवार से हमला करने या नाखून उखाड़ने के दावे निराधार हैं। त्रिपाठी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि मौत का कारण गोली लगना है और इस घटना में और किसी की मौत नहीं हुई है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और गलत सूचना न फैलाएं। मंगलवार और बुधवार को महामंडलेश्वर स्वामी रविगिरी महाराज, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल और मौलाना कारी जुबैर अहमद कासमी समेत हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के धार्मिक नेताओं ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की और इस बीच इंटरनेट सेवाएं बहाल होने से स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव पर की बात। कहा संस्कृति को नए सिरे से पेश कर रहा भारत। जहां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अभिधम्म दिवस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। विज्ञान भवन में बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से अपने जुड़ाव पर बात की। साथ ही उन्होंने सरकार के पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने और भारत की अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि अभिधम्म दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर
बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ उस आयोजन में भी मैं शामिल हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ शुरू हुई है वो अनवरत जारी है। मेरा जन्म गुजरात के उस वडनगर में हुआ जो एक समय बौद्ध धर्म का महान केंद्र हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थानों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक, नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के दर्शन, मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण से लेकर श्रीलंका में वैसाख समारोह तक मुझे कितने ही पवित्र आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आज शरद पूर्णिमा का पवित्र पर्व भी है और आज ही भारतीय चेतना के महान ऋषि वाल्मीकि जी की जन्म जयंती भी है। मैं समस्त देशवासियों को शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती की भी बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं जिस पाली भाषा में विरासत के तौर पर विश्व को मिली हैं, इसी महीने भारत सरकार ने उस पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी वालों के लिए फिर आई बड़ी खबर। सीएम योगी ने खत्म कर दी सारी समस्या, नहीं रहेगा कोई बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हर घर रोजगार को लेकर सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए आदेशित किया है। यही नहीं, एक बार फिर अधिकारियों से परिवार कार्ड की रिपोर्ट मांगी जा रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का परिवार कार्ड बनवाने का उद्देश्य बेरोजगारी दर का डाटा तैयार करना है, ताकि पता चल सके कि राज्य में कितने परिवारों में अभी भी बेरोजगारी है, ताकि उसके हिसाब से संबंधित बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जा सके। योगी सरकार फैमिली कार्ड को लेकर एक बार फिर सख्त हो गई है। आपको बता दें कि इस कार्ड पर भी आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का नंबर अंकित करने के लिए कहा गया है, जिससे सरकार बेरोजगारी के सही आंकड़े जान सकेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 13 की जगह 20 नवंबर को कराए यूपी उपचुनाव के मतदान, बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी उत्तर प्रदेश ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की है। बीजेपी यूपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर कर दी जाए। लेटर में लिखा गया है कि यूपी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व और पूजा का धार्मिक महत्व है। 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है और बड़ी संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और पूजा करने के लिए जाते हैं। इसके साथ ही कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला में प्रतिभाग एवं पूजने के लिए लोग 3-4 दिन पहले ही चले जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के कारण बहुसंख्या मतदाता मतदान से वंचित हो जाएंगे। आयोग का भी मानना है कि प्रत्येक मतदाता का 100% मतदान कराया जाए। ऐसी स्थिति में 100% मतदान संभव नहीं है, इसीलिए उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर के स्थान पर 20 नवंबर को कराना उचित होगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रविवार को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, 1400 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं और करीब 1400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिधम्म दिवस के मौके पर अपने दिए गए संबोधन में खुद भी इसकी जानकारी दी है। पीएम ने कहा कि 3 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नए निर्माण के साथ साथ अपने सुनहरे अतीत को भी सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रविवार को प्रधानमंत्री 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान जो 2 जनसभाओं को भी वो संबोधित करने का कार्यक्रम निर्धारित है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और चीन पर बरसे भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर, लगाई फटकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही बड़ा संदेश और कड़ा संदेश दिया
दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत CPEC को स्वीकार नहीं कर सकता है। करीब एक दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। SCO शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए उन्हें धो डाला। भारतीय चाणक्य ने कहा कि SCO में सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। डॉक्टर जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान की टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। जयशंकर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया है। डॉक्टर जयशंकर ने SCO के सदस्यों से कहा कि मैं आपसे अनुच्छेद 1 पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं, जो SCO के उद्देश्यों और काम को समझाता है। इसका मुख्य मकसद आपसी भरोसा, दोस्ती और अच्छे पड़ोसियों के संबंध को मजबूत करना है। इसका एक और उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है, खासकर क्षेत्रीय स्तर पर। इसका लक्ष्य संतुलित विकास को बढ़ावा देना और संघर्ष को रोकने के लिए एक सकारात्मक ताकत बनना है। चार्टर के साफ चार्टर ने बताया था कि हमारी 3 मुख्य चुनौतियां हैं: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, जिनसे निपटने के लिए SCO पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।